नमस्कार, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है तो एक स्माइल ही काफ़ी है। जी हाँ, एक प्यारी सी स्माइल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। लेकिन हमारी ये स्माइल बनी रहे उसके लिए ज़रूरी है हम दांतों से जुड़ी समस्याओं को समझें और उनकी देखभाल करें। तो आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुनीश धीरज, सीनियर रेजिडेंट डेंटल डिपार्टमेंट एनएम्स। डॉक्टर मुनीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। दर्शकों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दें दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर अब सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अब आप हमारे कार्यक्रम कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो करें @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर और आप हमें इस वक्त यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। साथ ही बता दें ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। तो जनरल डेंटिस्ट्री एंड ओरल कैंसर इस विषय से संबंधित यदि कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो डॉक्टर मनीष, शुरू करते हैं अपना विषय जो है आज जनरल डेंटिस्ट्री। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो डेंटल कैरीज हैं ये क्या है। मैम, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी है ना तो आपकी जनरल हेल्थ भी अच्छी होगी। तो डेंटल कैरीज जस्ट लाइक होता है कि दांतों का सड़ना, कीड़ा लगना अपनी आम भाषा में। अगर हमारी भाषा में बोलें तो ये होता है कि डीमिनरलाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट दैट लीड टू द कैविटेशन, मीन के दांतों को कीड़ा लग जाता है उससे। तो कीड़ा लगने की वजह से दांतों में आपको सूजन हो सकती है। सबसे पहले होती है आपको पेन, सेंसिटिविटी, पेन, सूजन हो जाना, स्वेलिंग हो जाती है। फिर वो आप बढ़ते 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 दांतों को खराब ही कर देती है ये। तो इसी प्रकार को हम जो लग जाए दांतों को कीड़ा उसको बोलते हैं हम डेंटल कैरीज। जी मैम। तो जैसे आपने बताया कि कुछ जो है बैक्टीरिया की वजह से ये सड़न पैदा होती है, तो कौन सी बैक्टीरिया जो है इसके लिए जिम्मेदार है? मैम, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं उसको। तो वो डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे मेन होता है जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट, उसके बाद और भी बहुत सारे स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, ये सारे जो इतने भी आए सब कर देते हैं। अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो इनकी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो ये दो होता है, अगर सरफेस पे करेगा और जो हमारे टूथ को वो करेगा हमारा स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट। अगर ये रूट जो होती है, दांत की जड़ होती है नीचे वाला हिस्सा जो हमें दिखता नहीं है, उसको मेरे को पता है स्ट्रेप्टोकोकस विरगेरियस उसको बोलते हैं। वो कॉज कर देता है इसको। तो रूट कैनाल जो फिर उसके कर जाए तो फिर हमें रूट कैनाल भी कराना पड़ेगा। बट जो मेन हमारा होता है वो हमारा यही है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट, वो कॉज करता है हमारा दांतों को ये दांत कीड़ा लगाता है। तो ये एक कारण आपने बताया कि दांतों में जो कीड़े लगते हैं वो इसके लिए एक बैक्टीरिया जिम्मेदार है। और अगर अलग कारणों की बात करें इसके अलावा और कौन कौन से कारण हैं? मैम, और ये हो सकता है कि जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं आज के टाइम पे, जैसे स्वीट्स ले लेते हैं, ठीक है, कैंडीज ले लेते हैं, वो क्या करते हैं एक दांतों को परत बना देते हैं, वो रिमूव नहीं होती। वो क्या करते हैं इनकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के म्यूटेशन हो जाती है, क्लोनिज बनाती हैं। क्लोनी बनने का वो चिपक जाता है साथ में, तो वो फिर आगे वो दांत को खराब कर देते हैं। उससे डेंटल कैरीज हमारी पैदा हो जाती है। यही है इसका मेन जो रीजन होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम दांतों की सफाई रखें। तो एक आता है कि डेंटल फ्लॉस कि हम अक्सर अपने दांतों की सफाई उसकी वजह से करते रहें ताकि जो है दांत साफ रहें, सुरक्षित रहें। वो क्या है? हम डेंटल फ्लॉस इज जस्ट लाइक एक धागा होता है जिसको हम प्लास्टिक बोल सकते हैं, सिंथेटिक बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो दांत की जो सरफेस होते हैं, साथ एडजेसेंट टूथ के बीच में जो गैप होता है, जो माइनर सा गैप होता है, जहाँ पे आप पहुंचते कई बार तो हम टूथब्रश ऊपर कर लें लेकिन बीच में नहीं ना कर पाते उनके। तो उसे दागों को हम टू एंड फ्रो मोशन में वहां पे कर यूज करके उससे जितना भी गंद फंसा हो, जहाँ पे बैक्टीरिया की क्लोनिस बनी, इससे दूर हो जाती हैं। दूर होने की वजह से जो जितने भी वहाँ पे कई बार होता है कि क्लोनिस बनी खाना फंसे, वहाँ स्वेलिंग हो जाती है। तो मेन रीजन यही होता है कि वहाँ पे स्वेलिंग ना हो, कुछ ना हो। तो हमें दिन में एक बार तो डेंटल फ्लॉस होने से पहले करना ही चाहिए ताकि वहाँ पे खाना खूना हो बाहर निकल जाएगा उससे। तो एक बहुत बड़ी एक मिथ है लोगों में कि अक्सर मैंने सुना है लोगों को कि अगर ये फ्लॉस इस्तेमाल करते हैं एक दिन में 1 या 2 बार तो दांतों में जो है वो गैप बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं मैम, ये तो नेचुरल है। जितना 1 मिलीमीटर में होती है ये फ्लॉस जो होती है, इसकी विड्थ जो होती है मिलीमीटर्स में होती है, बिल्कुल कम में। तो ये इतना गैप तो नॉर्मल होता है। तो ज्यादा नहीं करना है, बिल्कुल स्मूथली करना है। कहीं करते हैं विग्रेसली कर देते हैं। विग्रेसली करने की वजह से क्या होगा, वो करते जाएंगे तो एक तो अपने म्यूकोजा जो होता है जिंजाइवा उसको इंजर्ड कर देंगे, उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो एक वो क्या था वहाँ पे हमारी नॉटिकल जो अटैच जिंजाइवा जो भी होता है उसको भी हैम्पर करते हैं, उसकी ग्रोथ को हैम्पर करते हैं। तो उससे फिर सूजन वगैरह हो सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल करेंगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी किसी पेशेंट्स को। तो फ्लॉस भी कई प्रकार के होते हैं? नहीं, फ्लॉस मैम बता तो दिया मैंने आपको, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक यही होते हैं जो हमें यूज करने पड़ते हैं। तो करने का तरीका भी कुछ तरीका यही है कि हमें ये
थोड़ा सा 10 सेंटीमीटर कोई भी रोल करके, दांतों उंगलियों में रोल करके, तो टू एंड फ्रो मोशन में अंदर और बाहर किसी भी दांतों में करके तो आप आराम से कर सकते हैं उसको, अंदर बाहर टू एंड फ्रो मोशन। अब आते हैं माउथ वॉश पे। माउथ वॉश क्या कोई कई तरह के होते हैं, या जब डॉक्टर्स लिखते हैं तो उसका कोई रीज़न होता है कि लिखने के लिए कि क्या माउथ वॉश ज़रूरी है? मैम कई पेशेंट में क्या होता है कि अगर हम माउथ वॉश करने का आदत बन जाता है उनकी, तो माउथ वॉश विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होते हैं, फ्लोरिडेटेड, नॉन फ्लोरिडेटेड, नॉन अल्कोहलिक। तो हमें मैक्सिमम फ्लोरिडेटेड और नॉन अल्कोहलिक यूज़ करने चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होगा, हमारे जो माइक्रोफ्लोरा बनता है, मुंह में जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसको हम किल कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे ओरल कैविटी के ओरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसका लोड कम हो जाता है, जिससे हमारे डेंटल कैरीज जो जैसे बैड ब्रीथ ये कम हो जाती है। ये तो मेन फंक्शन का ये होता है कि आप जिसकी डेंटल कैरीज होता है, कहीं ब्रश नहीं करते हैं, बच्चे नहीं ब्रश कर पाते, जो वो बुजुर्ग लोग हैं वो ब्रश नहीं करते, उनको एक माउथ वॉश दे के उनके हम ओरल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। आपने जैसे ब्रश की बात बताई, तो ये ब्रश करने का जो है सही तरीका क्या है, और क्या टूथब्रश भी कई प्रकार के होते हैं? टूथब्रश मैम बहुत प्रकार के होते हैं। टूथब्रश के अगर टाइप्स आते हैं, पहले हम बोलेंगे टूथब्रश का ये है कि एक तो अपना, सर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। कॉलर लाइन पर है। जी जी। हेलो 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 हेलो। चलिए कॉलर से हम बाद में जोड़ेंगे। आप बात कर रहे थे टूथब्रश की। मैम टूथब्रश होते हैं एक हार्ड, मीडियम, अल्ट्रा सॉफ्ट और सॉफ्ट। जो हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए वो हमें करना चाहिए सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट। इससे क्या होता है कि अल्ट्रा सॉफ्ट होते हैं ना, जो वो हमारे टूथ को अच्छे से क्लीन करने में होते हैं, ज़्यादा वो प्रेशर नहीं डालते हैं। अगर हम मीडियम या हार्ड करेंगे तो हमारे दांतों की जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, जिसको हम इनेमल बोलते हैं, ठीक है, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। ऊपर की परत जो होती है वो रिड्यूस होना, उससे सेंसिटिविटी कॉज होता है कहीं पे में। तो हमेशा यही यूज़ करिए कि आपको सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपके स्मूथ भी रहेंगे आपके जिंजाइवल टिश्यूज, और आपका दांत भी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे उससे। तो अगर एक आम आदमी अगर जाता है मार्केट में लेने के लिए ब्रश, टूथब्रश खरीदने के लिए जाता है, तो उसे कैसे पहचानना चाहिए कि ये ब्रश हमारे लिए ठीक है या नहीं, हमारे दांतों के लिए? सबसे पहले तो मैम मैं वही बोलूँगा उसको कि एक चीज़ वहाँ पे लिखा होता है टूथब्रश के ऊपर के ना, टॉप पे लिखा होता है हार्ड, मीडियम, अल्ट्रा सॉफ्ट और सॉफ्ट। मेन रिकॉग्निशन वही होती है उसकी, तो किसी को पहले ना वहाँ पे पढ़ के वही यूज़ कर रहे हैं, उसमें लिखा होता है प्रॉपर सॉफ्ट या अल्ट्रा। तो मेरे लिए सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट यूज़ करना चाहिए हमें। तो ये जो बाकी तरह के जो टूथब्रशेस होते हैं वो क्या किसी बड़े रेयर केसेस, जैसे किसी में बहुत ज़्यादा कैलकुलस हो गया हुआ है, वो स्मूथ से नहीं जा रहा है, या किसी में बहुत ज़्यादा स्टेन्स हो चुकी हैं, तो उसको फिर अच्छे से उसके लिए हार्ड या मीडियम यूज़ कर पाते हैं। ऐसे ये रिकमेंडेड नहीं है ज़्यादा केसेस में। अभी जैसे आपने एक समस्या बताई सेंसिटिविटी की, तो ये काफ़ी आजकल देखी जा रही है, तो ये क्यों होती है? सेंसिटिविटी क्या होती है, जब हमारे दांतों की ऊपर वाली जो लेयर होती है, जिसको एनिमल बोल, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जब वो रिड्यूस हो जाए, उसकी रिड्यूस होने की उसकी जो रिडक्शन हो जाए ऊपर वाली लेयर की, तो उसमें क्या होगा कि इनमें सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। नीचे ऊपर वाली लेयर तो हमारी इतनी हार्ड होती है कि नॉर्मली रिड्यूस नहीं हो पाती। ये बड़ी विग्रेसली ब्रश करेंगे तो रिड्यूस हो जाती है। जब कीड़ा लग जाए तो रिड्यूस, जिसको हम डेंटल कैरीज तब वो है, तो इसको तब ये रिड्यूस होती है। तो फिर हमें इसको सेंसिटिविटी, फिर उसके सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाएगी। सेंसिटिविटी होगी तो फिर पेन होगा, पेन होगी तो उसको फिर दांत खराब हो जाएगा उसका पूरा, फिर आगे फर्दर प्रोसीजर करना पड़ता है उसका। तो डॉक्टर मुनीश, जब कीड़े लगते हैं दांतों में, तो अक्सर क्या है, हमें एहसास नहीं होता, फीलिंग नहीं आती है कि दांतों में कीड़े लग गए। कभी कभी तो नज़र भी नहीं आते, और जब तक नज़र आते हैं तब तक वो स्टेज पार हो जाती है। तो कैसे, किन लक्षणों से हम पता करें कि दांतों में कीड़े लग गए हैं? डॉक्टर के पास तो जाने की चीज़ें बाद में आती हैं, उससे पहले ये कि जब हम ब्रश करते हैं सुबह, बस हम मिरर में जब तो खड़े होते हैं सुबह मिरर के सामने, तो ब्रश करने के समय हमें सामने दिख जाएगा कि हमें ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाती है, या कहीं सेंसिटिविटी शुरू हो जाए, तो हमें एक बार डेंटिस्ट के पास जरूर लगने से चले जानी। ब्लैकिश डिस्कलरेशन की वजह से क्या होता है कि हमारी जो कैरीज होती है ना, वो हमेशा ट्रायंगुलर शेप में होती है। जैसे एक चूहा होता है, चूहा अपना घर में आता है, वो ऊपर से छोटा सा होता है, लेकिन अंदर अंदर वो पूरा बना दे रहता है, अपना होल बना देता है, बिल्कुल उसको बोलते हैं। तो वैसे ही हमारे डेंटल कैरीज होते हैं, वो हमेशा ट्रायंगल शेप में ऐसे ट्रैवल करती हैं। तो माइनर सा भी अगर आपको है कि ब्लैकिश डिस्कलरेशन है, तो आप प्लीज डेंटिस्ट के पास जरूर विजिट कीजिए। जी। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? मैम देखो, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एक तो आगा होम ट्रीटमेंट, जिसमें हम
करेंगे कि टूथ ब्रशिंग कर ली, फ्लॉस कर लिया, ये हमारे नॉर्मल ट्रीटमेंट होते हैं कि सेंसिटिविटी से दूर करने जब और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। अगर तो हम डेंटल केयर्स की बात करें तो हमें सबसे पहले होता है कि एक टूथपेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी टूथपेस्ट कौन सी यूज़ कर रहे हैं। माउथ वॉश हमेशा हमें फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करेंगे, वो क्या करेगा, हमारे रीमिनरलाइजेशन करता है, दांतों की जो परत है उसको रीमिनरलाइज करता है। तो रीमिनरलाइजेशन कैसे, उसमें लेयर बन जाएगी तो हमारी केरीज या सेंसिटिविटी का खतरा होने का कम हो जाता है। ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि हम डेंटिस्ट के पास चले जाएं। डेंटिस्ट क्या करता है, अपने इंस्ट्रूमेंट से, जिसको हम आपकी भाषा में मोटर, हमारे भाषा में होता है बर्स चला के, उससे जितना जितना वो केरीज होगी उतना दूर करके, तो केरीज को फिलिंग करके तो उसको हम दूर कर देते हैं, उसकी केरीज सारी की सारी। तो ये जो RCT होता है, रूट कनाल ट्रीटमेंट, क्या इसी में होता है? जी मैम, रूट कनाल में होता है कि हमें जब दांतों में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गई, देखिए दांतों की लेयर होती है, 3 लेयर होती हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प। इनेमल इज अ नॉन वाइटल, में उसमें नहीं होती है। वाइटल होता है हमारा डेंटिन, ठीक है। इनेमल के बाद डेंटिन, फिर आती पल्प जो हमारा लिविंग टिश्यू है। जब उसके ऊपर हल्का से प्रेशर पड़े, वो ब्लड वेसल है, ठीक है। जब उसके ऊपर भी करे प्रेशर पड़ेगा तो दांतों में पेन शुरू हो जाएगी। तो फिर क्या करते हैं हम, पेशेंट को एनेस्थीसिया देके उसका उस एरिया को एनेस्थाइज करके सुन करके, फिर हम उसके क्या करते हैं, मोटर चला के उसमें सुई आके फिर हम उसका करते हैं ट्रीटमेंट उसका रूट कनाल का। अच्छा, जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो जब आपको इन चीज़ों की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है तो जांच आप कैसे करते हैं उसके पहले, और जब आप एक चेयर पर बैठते हैं तो उस मरीज की जांच कैसे होती है? मैम, चेयर पे पूरा फुल प्रोसीजर क्या है? जांच करने के हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको हम माउथ मिरर बोलते हैं। माउथ मिरर ये करके देखते हैं कि हमें इंडायरेक्टली विजन में कि वहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ कहाँ दांत का कीड़ा लगा हुआ है। तो कीड़ा लगने की जरूरत है, उस जगह पे हम करके उसमें क्या उसमें पेन तो नहीं है, पेन है तो फिर हम उसके एक्सरे लेंगे, 1-2 टेस्ट होता है, हीट एंड कोल्ड टेस्ट, देखते हैं कि दांत वाइटल है नॉन वाइटल है, उसी प्रकार के हम फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब हम दांत को कीड़ा लग जाता है, कीड़ा लगे फिर हम उस एरिया के अपनी मशीन को चला के फिर हम उसमें फिलिंग कर देते हैं। फिलिंग बड़ी माइनर तरीके से करनी पड़ती है। आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आ गई हुई है कि लेजर यूज़ कर लेते हैं हम डेंटल केरीज को दूर करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, फिलिंग करने के अलग अलग मटेरियल होते हैं, GIC, ठीक है, फिर अमलगम, फिर कॉम्पोजिट सारे मटेरियल होते हैं। जैसे जैसे रिकमेंडेशन होती है वैसे वैसे हम कर लेते हैं, और डिपेंड करता है कि दांत का स्ट्रक्चर कैसे है। स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि केरीज को जो कीड़ा लगा वो ज़्यादा बड़ा है या छोटा है। छोटा है तो फिर उसी हिसाब से मटेरियल हम यूज़ करें, अगर बड़ा है तो फिर हम उसी हिसाब से मटेरियल यूज़ करें। जैसे इस वीडियो में वो हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए दांतों को कीड़ा लगा है, ये हमने अपनी मोटर चला दी है, मोटर चलाने की वजह से दांतों में ये सारी केरीज रिड्यूस हो रही हैं, देखिए अच्छे से, जैसे वाटर फ्लो हो रहा है साथ में वाटर फ्लो होता जा रहा है, और साथ में केरीज हम उसको स्प्रे के साथ इसका जो वेपर इसको ये केरीज इसको एक्सप्लोरर बोलते हैं, हम एक्सप्लोरर से हम दूर कर रहे हैं इसकी केरीज सारी। ये सारा दांतों को कीड़ा लग चुका है, कीड़ा लगने के बाद इसको हम मोटर से साफ कर रहे हैं, बिल्कुल दांत को ये जितनी ब्लैक है सारा हट जाएगा। देखिए सारा हटने के बाद ये स्प्रे करके इसमें हम कोई भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, इसमें जितना मॉइस्चर रहेगा तो ये हमारा ट्रीटमेंट जो होता है फेलियर में आ जाता है। तो ये सारा का सारा जितना भी है हम दूर कर रहे हैं इससे। ये हमारा ऊपर वाले साइड के दे अब कर दिया सारा ट्रीटमेंट, उसकी केरीज दूर कर दी हमने सारी की सारी। अब हमें इसकी डेप्थ बनानी है ताकि जो हमारी जो एप्रोप्रिएट डेप्थ है वहाँ तक हम जा सकें। ये वेपर इसके दूर करने का मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हम मेजर कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये आ गया बक्कल सरफेस पे, मतलब सामने वाली सरफेस, और ये अब ये देखिए बिल्कुल मॉइस्चर फ्री हो गया ये बिल्कुल सारा का सारा। अब इसके अंदर हमने फिलिंग करनी है। अब दूसरी सरफेस सेम दूसरा टूथ है, इसको भी देखिए केरीज लगी हुई है इसको भी। अब इसको भी हम करेंगे, ये हमारा प्री मोलर है, प्री मोलर करने के बाद ये हो गया, इसको वेपर कर रहे हैं। अब डेप्थ कर रहे हैं, इसकी डेप्थ मेजर करने ज़्यादा तो नहीं है, ये कीड़ा जो लगा हुआ उसको साफ कर रहे हैं, ताकि अगर कई पेशेंट में मोटर यूज़ करने से सेंसिटिविटी होती है तो फिर क्या करते हैं हम हैंड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ये तो दिखे क्लीनिंग है, अब हैंड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके उसको देख रहे हैं। अब ये पूरे जितना भी है सारा सारा ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ द टूथ है उसको रिमूव कर रहे हैं। और ये वेपर ये फिर अभी और भी डेप्थ में जाते जा रहा है, डेप्थ में जैसे ही जा रहा है इसको हम बाहर निकाल रहे हैं। जितने तक एक भी माइनर सा भी ब्लैक नहीं रहना चाहिए, अगर ब्लैक रहेगा तो ये आगे बढ़ेगा तो ये और सेंसिटिविटी काज करेगा, फिर इसका रूट कनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये देखो अभी भी है इसमें, इसको अभी भी और क्लीन करेंगे।
ये नीचे डीप, जितना डीप जाएंगे, इसलिए कहते हैं कि जितनी जल्दी आपको केरीज लगे डेंटल में, आपको लग रहा है कि ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो रही है, उसी वक्त इसका ट्रीटमेंट करवाना अनिवार्य हो जाता है। ये अभी फिर से क्लीन करके देखो, अभी भी नीचे काफी डेप्थ में है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि हमेशा ट्रायंगल शेप में होती है, तो ये नीचे नीचे ऊपर ऐसे ही पिन पॉइंट होगा, लेकिन अंदर अंदर से ये काफी स्प्रेड हुआ होता है। ये देखिए अभी भी कितना डीप है, अभी मैक्सिमम क्लीन हो गया। ये देखिए जी, क्लीन होने के बाद इसको वेपर पूरा इसको क्लीन करके मॉइस्चर इसका कंटेंट, ये अभी इसको स्मूथ कर रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं इसको बर के साथ मोटर यूज करके। ये हो गया क्लीन इसका। अब इसको शेपिंग कर रहे हैं ताकि जो हम कैविटी फिल करेंगे ये प्रॉपर, अब ये इसमें फिलिंग कर रहे हैं, इसको कंपोजिट मटेरियल से कर रहे हैं। ये देखिए इसको प्रॉपर शेप दे रहे हैं। अब इसको ये लाइट क्योर इसके साथ क्योर करके ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये हम लगा रहे हैं एचिंग, ऐसे एचिंग करने के लिए ताकि ये हम करते हैं 37% ऑफ फास्फोरिक एसिड, जिससे कहते हैं पोर्स बना देता है। पोर्स बनाने की वजह से इसमें क्या होता है, ये इंटरलॉक हो जाता है, जो हमारा मटेरियल होता है ना, वो जैसे इंटरलॉक हो जाएगा अंदर, तो इनमें इंटरलॉक की वजह से ये बाहर नहीं निकल पाता है, इसे पोर्स बनाने की वजह से। अब ये पूरा हो गया। अब ये बॉन्डिंग एजेंट लगा देंगे इसमें ऊपर, फिर इसके ऊपर लाइट क्योर कर देंगे। इससे बॉन्डिंग एजेंट से बॉन्ड बन जाएगा अच्छे से, दोनों बन गया। अभी लाइट क्योर कर रहे हैं ताकि इसमें अच्छे से लाइटनिंग हो जाए और ये सेट हो जाए। अब ये कंपोजिट मटेरियल यूज़ करें, आज का रिसेंट एडवांसमेंट में यही यूज़ करते हैं, टूथ कलर मटेरियल बोलते हैं इसको। ये बिल्कुल जैसे टूथ की शेप होगी वैसे हो जाएगा। ये लेयर बाय लेयरिंग कर रहे हैं हम, पहले एक साइड करेंगे लेयरिंग, फिर दूसरी साइड करेंगे लेयरिंग। अब ये ऊपर बॉन्ड बनाने के लिए फिर अभी लाइट को यूज़ करेंगे इसके ऊपर, लाइट यूज़ की, फिर इसको लेयर बाय लेयर कंपोजिट। अब इसकी जितना रिक्वायरमेंट है वो उससे एक्सेस यूज़ नहीं करेंगे, एक्सेस यूज़ करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। एक साइड हो गया, अब बाहर वाली साइड पे यूज़ करेंगे। अब ये बाहर वाली साइड पे ये लेयर बाय लेयरिंग, बक्कल सरफेस इसको बोलते हैं। हो गया लेयरिंग। अब ये फाइनल स्टेज में पहुंचने वाला है, ये लेयरिंग हो रही है। ये अब दूसरे सेम प्रोसीजर हम दूसरे टूथ पे यूज़ कर सकते हैं, वो भी बताएंगे वो भी। ये देखो बिल्कुल टूथ कलर मटेरियल ऐसे लग रहा है बिल्कुल नेचुरल है, ये नेचुरल तरीके से होती है ये मटेरियल में। अब सेम प्रोसीजर हम दूसरे टूथ पे करेंगे लेयरिंग में। ये लेयरिंग होगी, फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर सामने। अब इसके करने के बाद सेम लाइटनिंग, ऐसे लगेगा ये नेचुरली दिख रहा है बिल्कुल। ये हो गया लेयरिंग। लेयरिंग ये पूरा, ये देखिए बिल्कुल नेचुरल जैसे लगता है कि नया का नया दांत है। मतलब इस तरीके से जो है ये प्रक्रिया ये पॉलिशिंग कर रहे हैं बस, कंप्लीट हो जाती है। जी मैम। तो डॉक्टर मुनीश, जब ये जो प्रक्रिया है उसके पहले अगर हम बात करें जांच की, तो किन किन चीज़ों की जांच की जाती है? मैम एक तो डेंटल कैरीज की जांच करने के लिए मैंने बता दिया कि हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो डेंटल कैरीज वही है कि इंस्ट्रूमेंट, माउथ मिरर, ट्वीजल, प्रोब, इससे जांच कर सकते हैं। डेप्थ मेजर करने के लिए हमें तो वही है कि प्रोब यूज़ करना, उसमें लेयरिंग हो जाती है। तो यही डेंटल कैरीज करने की। अब कई पेशेंट आएंगे कि हमें दांत सड़ गया था, वो क्या करता है कि दांत सड़ने के बाद बिल्कुल एंड स्टेज में आते हैं कि फिर उनका दांत निकालना पड़ सकता है। इनिशियली अगर क्या होता है कि इनिशियली हमें सबसे पहले अगर दांत को कीड़ा लग गया तो मेनली यार डॉक्टर के पास चाहिए, वो ऐसी मोटर जो अपनी चौथे से हमारे पास है एयर रोटर, वो चलाएगा। चलाने के बाद उसको फिलिंग करके नॉर्मल कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको केरीज बहुत ज़्यादा दूर, इसके पल्प टिश्यू जो होते हैं वहाँ पहुँच कर फिर हमें उसका रूट कनाल करना पड़ता है। रूट कनाल का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता ही दिया हुआ है कि क्या है कि उसमें फाइल्स यूज़ करने पड़ते हैं, इंजेक्शन दे के करते हैं। अगर फिर कई पेशेंट ऐसे ठीक हो जाता है, कई पेशेंट आते हैं कि दांत तो फूला हुआ है तो पूरी सरफेस उनकी एक्सट्रोल में स्वेलिंग हो जाती है। फिर उन केसेस में हमें दांत को मैक्सिमम केसेस में एक्सट्रैक्शन, प्रॉपर एंटीबायोटिक कवरेज देके उसको एक्सट्रैक्शन ही करनी पड़ती है उन केसेस में। जी। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि ना पेशेंट को आप कहते हैं कि पहले एक्सरे कराना पड़ेगा, तो एक पेशेंट को किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है? मैम एक्सरे के लिए हम यही है कि एक्सरे देखना पड़ता है कि दांत का जो कीड़ा है वो पल्प तक तो नहीं पहुंच गया, ठीक है। पल्प वही विलिंग, तो ये आरसीटी रिक्वायर है कि नहीं उसमें, उस केसेस में हम एक्सरे करवाते हैं। जैसे टूथ फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, उस केसेस में हमें एक्सरे कराना पड़ता है। यही 3-4 चीजें होती हैं इसमें। अगर किसी का विजडम टूथ है, अगर वो देखनी पड़ती है उसकी पोजीशन कैसी है, सीधी है, लेटा हुआ है, बाहर की तरफ है, उन केसेस में हमें एक्सरे करवाना पड़ता है। यही केसेस है, किसी टूथ का फ्रैक्चर हो जाएगा वो केसेस हमें एक्सरे कराने पड़ते हैं। हाँ, ये तो अगर फिर को रहता है कि एक्सीडेंट हो गया,
किसी की हड्डी टूट गया, जबड़ा टूट गया, उन केसेस में भी एक्सरे मैंडेटरी हो जाता है। यही है बस, यही इन केसेस में मेनली जो मैं बता रहा हूँ। फिर अगर एडवांस केसेस में जाना पड़े, किसी को कैंसर हो गया, ये हो गया, फिर उसके लिए CBCT, ये MRI, ये सारी रिक्वायरमेंट होती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो पेशेंट्स जिनको हाइपरटेंशन है, यानी कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो अक्सर ऐसे पेशेंट आते हैं जो आपके पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो देख कर डर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रेशर हाई हो जाता है, तो जिसकी वजह से जैसे ऑपरेशन या सर्जरी या जो भी आप ट्रीटमेंट्स करते हैं वो नहीं हो पाती है। तो ऐसे में पेशेंट्स को आप कैसे करते हैं? मैम, सबसे पहले होता है कि हम पेशेंट से हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री लेना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई पेशेंट को डायबिटीज़ होगी, नहीं बताएंगे, फिर उनके जब हम दांत एक्सट्रैक्शन कोई प्रोसीजर करेंगे, उनके जो क्या होगा, पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग नहीं होती है, डिले होती है, स्वेलिंग हो जाएगी, फिर उनका ज़्यादा खतरनाक हो जाता है वो प्रोसीजर, कि ये होता है कि स्वेलिंग होगी, इन्फेक्शन होगी, फिर जो 1 दिन का ट्रीटमेंट होता है, 2 दिन का ट्रीटमेंट, वो हफ्ता 10 दिन खिंचा जाता है उनका। तो मैं यही करूंगा, अगर आपको किसी प्रकार की भी बीमारी है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, तो डॉक्टर को अपनी प्रॉपर हिस्ट्री जरूर दीजिए। उससे क्या होता है, अगर ट्रीटमेंट का जो होता है प्लान चेंज होता है, और प्लान चेंज होने फिर डॉक्टर भी अकॉर्डिंग उसी तरह हो। और कई पेशेंट वो इकोस्प्रिन पे होते हैं, तो एक खून जिसको पिलाता ब्लड थिनर, और ब्लड थिनर के केस में हम दांत नहीं निकाल सकते। जब हम दांत निकाल देंगे तो उसको ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती है जब हम दांत निकालने के बाद, इसलिए वो हमें थोड़े दिन के लिए स्टॉप करवानी पड़ती है। तो ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस है जो हमें लेनी पड़ती हैं। तो यही मेन चीजें जो हमें मेरी, अगर किसी को हाइपरटेंशन है या किसी को है, तो वो भी अपनी हिस्ट्री बताएगा, तो हम उसी तरह से उसका प्रोसीजर प्रोटोकॉल जो फिर बना के फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये मेन चीजें हमें ध्यान में यही रखनी पड़ती है कि जो हमारी जो हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री या कोई भी हिस्ट्री होती है, पहली डेंटल हिस्ट्री, वो डॉक्टर को जरूर बताइए अपनी। ये जो आपने ट्रीटमेंट की जो प्रक्रिया बताई, उसमें काफ़ी समय लग जाता है, कभी कभी तो काफ़ी सिटिंग्स लग जाती हैं। तो जब एक मरीज़ ठीक होकर जाता है तो क्या क्या सावधानियां उसको रखनी चाहिए? मैम, दांत निकालने के बाद हमें 3 चीज़ें के ध्यान में रखनी पड़ती है मेनली, कि आपको जो हम दांत निकालने के बाद आपको जब मुंह में गॉज पीस या कॉटन देंगे, उसको आधा घंटा या 45 मिनट तक दबा के रखना है, ताकि वहाँ पे जो जिस जगह से हमने दांत निकाला है वो दांत वहाँ पे निकाला क्लॉट बन जाए, क्लॉट बन जाएगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी वहाँ पे। दूसरी चीज़, उसमें 24 आवर तक उसने कोई भी स्प्लिट नहीं करना है या स्प्लिटिंग नहीं करनी है 24 आवर तक। जितना भी उसका सलाइवा आ रहा है वो उसे एनगल्फ करना है, मिलकर अंदर इंजेक्शन कर देना उसने, ठीक है। जो भी चीज़ लेनी है आपने ठंडी ही लेनी है, गर्म चीज़ नहीं लेनी है। गर्म चीज़ लेंगे वो क्लॉट डिस्टर्ब हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। कब तक, कितने 24 आवर तक, अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद गॉगल्स नहीं करनी है, गॉगल्स करेंगे तो भी डिस्टर्ब होता है वहाँ पे, जो क्लॉट होता है ब्लीडिंग फिर से शुरू हो जाएगी। ये और 45 मिनट से या आधे घंटे से जो गॉज पीस आपने वहाँ रखा होता है, उसके बाद निकालने के बाद आपने ठंडी चीज़ लेना। मीन हो जाए कि आप नारियल पानी पी सकते हैं, गिलास में डाल के, पाइप के साथ नहीं लेना आपने, ठीक है। पाइप बिल्कुल यूज नहीं करनी, गिलास में नारियल पानी ले पी सकते हैं, आइसक्रीम ले सकते हैं, ठंडी चीज़ आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं उसके बाद। ये थोड़ी प्रिकॉशंस आपको लेनी पड़ती हैं। और डॉक्टर्स को जो फॉलो चेकअप है वो कब कराना चाहिए? फॉलो चेकअप आप चाहें तो आप 3 दिन के बाद भी करवा सकते हैं, मेडिसिन खा के 4 दिन के बाद भी करवा सकते हैं। इन केस अगर आप नॉर्मल है तो आप 3 या 4-5 दिन के बाद आप नॉर्मल करवा सकते हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो आप दूसरे डॉक्टर को दिखा भी सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। यदि पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है तो अगर देखा जाए तो कितने अंतराल पर ये नॉर्मल में क्या 3 to 5 डेज में आप नॉर्मल आके दिखा सकते हैं कि दांत निकलवाया था, अब हम ठीक है, चेक कीजिए। फिर अगर ट्रीटमेंट नहीं है तो, अगर किसी कोई मरीज है ही नहीं, लेकिन बोलते हैं कि कहते हैं कि आमतौर पर जो है डॉक्टर से 6 महीने पर या 1 साल अगर पर। मैं एक जनरल हेल्थ की बात करूं, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, अगर आपकी ओरल हेल्थ, मैंने पहले ही बोला कि अगर ठीक है तो आपकी जनरल हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक रहेगी। मैक्सिमम बीमारी जो शुरू होती है हमारे ओरल कैविटी से शुरू होती है, हमारे खान पान, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है हमारी जनरल हेल्थ। तो अगर हम बात करें कि एक पर्सन को अकॉर्डिंग टू WHO 6 मंथ में एक बार जरूर जाना चाहिए अपने डेंटल चेकअप के लिए, ओरल चेकअप के लिए, ताकि कोई कैविटीज है तो उसको दूर कर सकें, और कोई इशू है ओरल कैविटी में वो भी डॉक्टर आपको बताएगा, प्रॉपर गाइड करेगा, तो उसी या फिर अगर आप फर्दर उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। कहीं ना कहीं टूथपेस्ट का भी रोल होता है, तो क्या रोल है टूथपेस्ट का, कैसे टूथपेस्ट हम यूज करें? टूथपेस्ट हमें हमेशा याद रखना चाहिए, आता है एक टूथपेस्ट फ्लोरिडेटेड, जिसमें फ्लोरिडेटेड कंटेंट है ना, वो हमेशा यूज करनी चाहिए। यह हमेशा याद रखें, फ्लोरिडेटेड होगा तो आपकी जो रीमिलेशन होगी ना दांतों की, वो बहुत जल्दी हो जाएगी। रीमिलेशन बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि लेयर हट जाती है ऊपर वाली, तो एक किस्म की ये लेयर बना देता है फ्लोरिडेटेड, ठीक है। तो फ्लोरिडेशन हमारे दांतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज और, बच्चे जो होते हैं ना हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 साल की उम्र के जो नीचे बच्चे हैं उनमें फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट हमें यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जब भी वो ब्रश करें उनको नॉर्मल देनी चाहिए, और उनको बोलना चाहिए कि जब वो स्प्लिट करें बाहर के अंदर एनगल्फ नहीं करना चाहिए, ठीक है।
तो इनमें चांसेस होता है फ्लोरोसिस किसी किसी केसेस में, पर रेयर होते लेकिन हो जाते हैं, फ्लोरोसिस होने का खतरा रह सकता है उनको। तो यही मैं बोलूंगा कि बच्चों में 6 मंथ के नीचे फ्लोरिडेटेड नहीं देना चाहिए, बड़े जो हैं अबव 6 ईयर फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। और जो आपने फीलिंग की बात कही, तो ये फीलिंग क्या परमानेंट फीलिंग होती है? जी मैम, अगर आप प्रॉपर केयर करोगे तो ये परमानेंट है, चाहे आप 10 साल 20 साल कई बार 25 साल तक भी ये रहती हैं अगर आप प्रॉपर केयर। अगर आप बोलोगे कि मैं रोज इसमें हार्ड सब्सटेंस खाऊंगा, कुछ खाऊंगा, तो नहीं पॉसिबल। किसी केसेस में फ्रैक्चर हो जाती है, तो बट कुछ नहीं, इशू नहीं होता, वो फिर से फिलिंग हो जाती है उस केसेस में, बट मैक्सिमम केसेस में ये टिकती है। अगर आपका मटेरियल अच्छा है, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल पे ये बहुत सारा डिपेंड करती है कि आपकी ये फिलिंग कितना टाइम निकालेगी। जी, और ये आपकी कैविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। 2 फैक्टर में, एक कैविटी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कैविटी कौन से है, अगर ज्यादा है तो फिर उसको मटेरियल को, दूसरा था मटेरियल के ऊपर बहुत सारे डिपेंड करता है। अगर अच्छा मटेरियल हो जाए तो ना तो फ्रैक्चर होगी ना तो ये निकलेगी। अब एक बात आती है कि मीठा खाने से ही दांतों में कैविटीज हो जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कि जो लोग मीठा नहीं खाते उनके दांतों में भी कैविटीज होती है, उन्हें भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, उनके दांतों में भी फीलिंग्स होती हैं, तो ऐसा क्यों? आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिन पेशेंट्स होते हैं कि जो मीठा नहीं खाते हैं फिर भी उनमें होती है। मैं सबसे पहले बात करूँगा मीठा खाने से। अब मीठा किसी प्रकार को, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है ये, तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये मेन कॉज होता है हमारी कैविटी के लिए। मीठा खाते हैं, कैंडीज खाते हैं, टॉफीज वगैरह, इसमें क्या होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा हो जाता है मीठा, तो ये क्या करते हैं दांत की सरफेस पे स्टिक करके वहाँ पे कॉलोनिज्म बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और जैसे मल्टीप्लाई होती हैं माइक्रोनिज्म, तो जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट जिसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मैंने आपके सामने नाम लिया, वो मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे वो कैरीज कॉज कर देगा। दूसरी चीज़ बोली आपने कि कई पेशेंट होते हैं जो मीठा नहीं खाते हैं फिर भी उनमें दांतों में होता है, क्या होता है कि वो मैक्सिमम इनटू जंक फूड और फास्ट फूड होते हैं। फास्ट फूड में स्टिकी फूड तो है ना, स्टिकी फूड होने की वजह से ये सेम प्रोसीजर उनमें भी फॉलो होता है, वो करके तो उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉलोनीज बढ़ेंगी और वो कॉज कर देगी कैरीज उसमें। ये बहुत 2 फैक्टर होते हैं, इसलिए ब्रश बहुत ज़्यादा जरूरी, ब्रशिंग हमें जरूरी करनी चाहिए आफ्टर ट्वाइस इन ए डे। अब बात करते हैं मसूड़ों की। मसूड़ों से जुड़ी बीमारियां कौन कौन सी हैं? मैम मसूड़ों के, ऐसे मैंने बात की, अगर किसी पेशेंट्स की बात करें कि अकॉर्डिंग टू WHO पिछले कुछ सालों में अगर आपके मसूड़ों की, जिसको गम डिजीज बोलते हैं, अगर किसी पेशेंट में है ना, तो उसमें 3 टाइम चांसेस होते हैं उसको हार्ट अटैक होने की। ये स्टडीज प्रूव हो चुकी है कि अगर आपके मसूड़ों की दिक्कत है तो आपको उसको जल्दी ठीक करना चाहिए, नहीं करवाओगे तो मैक्सिमम चांसेस होता है हार्ट डिजीज जरूर होती है। ये लिंक होता है इनमें। अगर मैं लिंक को डिस्क्राइबर बहुत लंबा है, इसलिए मैं बस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यही बोलूंगा, अगर आपको गम डिजीज है तो प्लीज उसको ठीक करवाइए, नहीं तो मे और मे नॉट लीड टू द हार्ट अटैक। तो दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर पर इस वक्त आप देख रहे हैं डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम। हमारा जो आज का विषय है वो है जनरल डेंटिस्ट्री एंड ओरल कैंसर। इस विषय से संबंधित यदि कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं एक अंतराल के बाद। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज दांतों पर चर्चा हो रही है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुनीश धीरज। डॉक्टर मुनीश, अब अगर बात करें छोटे बच्चों की, तो जो बच्चे न्यूबॉर्न हैं, न्यूबॉर्न जो बेबीज़ होते हैं, तो दांत तो उनके नहीं होते हैं, फिर भी उनको डॉक्टर के पास कब लेके जाना चाहिए, कौन से दिन लेके जाना चाहिए और उनके मसूड़ों की सफाई कैसे करवानी चाहिए? मैम, ये डिपेंड करता है आपके मैक्सिमम आपके पेरेंट्स के ऊपर, उसके न्यूबॉर्न के पेरेंट्स के ऊपर। उनको क्या होता है कि जब आपके दांत, बच्चे के पहला दांत आ जाए ना, उस समय उस डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। एक होता है नेटल टीथ, एक होता है न्यूनेटल टीथ। कई बच्चों के बाय बर्थ ही दांत आ जाते हैं, ठीक है। उनमें मैक्सिमम केसेस में, उन केसेस में हमें एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि वो इंजरी कर देते हैं। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं इंजरी, और ड्यूरिंग जब भी कोई वो खांसे या रोते हैं, कुछ भी करते हैं ऊपर वाले, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरत है वो दांत निकाल दें। दूसरा होता है कि जब वो उसका, दूसरे होता है कि जब उसका दांत पहला आ जाए, हमेशा डॉक्टर के पास जाकर उसकी जांच करवाएं। जांच करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो देखते हैं कि उसकी शेप कैसी आ रही है, प्रॉपर है। तो वो उसमें, अगर उसकी बात करें उसकी बच्चों की ओरल हेल्थ, उसके बच्चे न्यूबॉर्न बेबी की, उसमें क्या करना है कि मदर के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मल एक कॉटन ले ले, कॉटन लेके कोई भी, तो उसको गर्म पानी, कौन सा पानी जिसको बोलते हैं हम, गुनगुना पानी, ठीक है, गुनगुना पानी में नॉर्मल लगा के बच्चे को बिल्कुल ही, ताकि वो लेके उसमें डिप करके उसके लिप्स और मुकोजा एक क्लीन करके, उसके यही टूथ ब्रशिंग होती है मेनली। जैसे वो एडवांस एज में आएगा, बड़ा होगा कल को, तो उसको एक आदत बन जाएगी कि मेरे मुंह में ऐसा है, तो मैं खुद भी ब्रश करता हूँ। दूसरी बात करती है पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि एक फिंगर टूथब्रश आता है, बच्चों को आदत सिखाएं कि फिंगर ब्रश के ऊपर लेके फिर उसके ऊपर दांत के ऊपर करके टूथब्रशिंग करवा सकते हैं। फिर जैसे जैसे बड़ा होगा, फिर नॉर्मली टूथब्रश को यूज करके अपने हैंड में खुद से भी कर सकता है, उसको आदत बन जाएगी ना। एक सिस्टमेटिक वे में वो चलेगा तो उसको आदत बन जाती है। यही बच्चों का मेन प्रोसीजर है कि बच्चों के दांत हम कैसे क्लीन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो है डिपेंड करती हैं ब्रशिंग पर और ब्रश पर। तो जैसे ब्रश का आपने बताया कि हार्ड और सॉफ्ट कई तरह के आते हैं, हमें देख कर लेना चाहिए, तो ऐसे ही कितने अंतराल पर ब्रश को चेंज करना चाहिए? मैम, ब्रश को हमेशा 2 to 4 मंथ के गैप में चेंज कर लेना चाहिए। अगर ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं ना, वो टेढ़े मेढ़े होंगे ना, आपकी ब्रश वो आपके दांत क्लीन नहीं करेगा, वो आपके दांत को हार्म कर रहा है। हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि अगर दांत को वो हार्म कर रहा है ना, तो आप ब्रश कर ही नहीं रहे ना, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिड्यूस हो रहे हैं ओरल कैविटी से, वो इवन कि आपको हार्म कर दे जाएंगे, वो आपकी बीमारी बढ़ा रहे हैं। तो बेटर है कि जब भी आपके ब्रिसल्स टेढ़े हो जाए, आई मीन टू से, तो मिनिमम इसकी लाइफ यही होती है 2 से 4 मंथ के बीच में हो जाना चाहिए। एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको बुखार हो, आई मीन बीमार पड़ रहे हो आप, कई पेशेंट होता है बुखार होता है, या कोई गले की गला खराब हो जाता है, किसी थायराइड इन्फेक्शन होती है, ऑलवेज चेंज योर ब्रश। उस समय में आपको ब्रश चेंज करना ही करना है, ताकि जो ओरल कैविटी का फिर फ्लोरा होता है उस समय चेंज हुआ पड़ता है। अगर आप वही ब्रश यूज करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो वो सेम ओरल कैविटी का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्लोरा होगा वो फिर प्रेजेंट हो। जब आप ठीक हो जाएंगे, फिर वो आप अपने टूथब्रश यूज करेंगे, वही हानि कर रहे हो, अपने ओरल कैविटी को आप नुकसान ही बचा रहे हो। इसलिए जब भी आप बीमार पड़े, आपको टूथब्रश यूज चेंज कर लेना चाहिए। अब ये जो रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में काफी बार आपने बताया, तो ये कितना पेनफुल होता है, थोड़ा सा रूट कनाल मैम ट्रीटमेंट कभी भी पेनफुल नहीं होता। ये सिर्फ एक मिथ है कि रूट कनाल ट्रीटमेंट पेनफुल होता है। इस हार्डली जो होता है कि पेशेंट को एनेस्थाइज करके करना पड़ता है। जैसे हम दांतों को इंस्ट्रक्शन करने से पहले दांतों को सुन करते हैं, एनेस्थीसिया करते हैं, वैसे रूट कनाल ट्रीटमेंट करने से पहले हम उस एरिया को हम एनेस्थाइज कर देंगे। एनेस्थाइज करने के बाद हम अपनी मोटर चलाते हैं। मोटर चलाने के बाद सरफेस में जो केरीज होती है, जो दांत होता है, उसको थोड़ा उसके पल्प टिश्यू तक जाते हैं। पल्प टिश्यू तक जाने के बाद फिर ये एक अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एंडोडोंटिक होती है, ये हमारे टूथ को सेव करने के लिए रूट कनाल कैसे होता है ये हम बताते हैं आपको। ये देखिए, ये ज़्यादातर जेडेटिक पेशेंट, ओल्ड पेशेंट्स हैं। ये हम इसको देखो पेन हो रहा है, पेन सरफेसेस में। अब ये डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो ये इनका रूट कनाल ट्रीटमेंट करने की क्या प्रोसीजर होती है। ये एक्सरे लेने पड़ता है रूट कनाल करने से पहले, देखना पड़ता है कि जो दांतों का कीड़ा वो पल्प टिश्यू तक पहुंचा हो या कोई और कॉज है। ये हमारा दांत है, ये दांत की रूट कनाल ट्रीटमेंट हम कैसे प्रोसीड करते हैं, ये अभी हम इस वीडियोस में आपको बताने जा रहे हैं। ये दांत देखिए, ये दांत के ऊपर जो व्हाइट लेयर है वो है इनेमल, जो येलोइश है वो है डेंटिन, और ये जो पल्प थी, और जो रूट कनाल ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम एंडोडोंटिस्ट बोलते हैं। जस्ट लाइक मी, मैं भी एंडोडोंटिस्ट हूँ। अच्छा, ठीक। ये माइक्रोस्कोप से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम करते हैं रूट कनाल। ठीक है, ये दीज आर माइक्रोस्कोप्स, इसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं।
या स्पेशलाइज और एक्सपेंसिव होती है, काफ़ी करनी पड़ती है। ये दांत आ गया आपका, ये उसकी जो मैं से पल्प आ गई, ये ब्राउनिश कलर जो अंदर होती है, इसको ब्लड वैसे, ये इनेमल, ये हमारी बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है इनेमल, ये तो फिर डेंटिन, ये पल्प 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। ये अभी अगर दांतों को कीड़ा लगेगा तो सबसे पहले इनेमल में लगेगा। ये हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्राउन और रूट में खुद को। ये कीड़ा लग गया दांत को, इन्फ्लेम्ड होगी, इनकी इन्फ्लेमेशन देखो रेड हुआ हुआ है, पेशेंट को दर्द हो रहा है, और नीचे ये देखिए इन्फेक्शन हो रही है, उसकी वजह से नीचे इन्फेक्शन हो गया दांत की रूट की टिप के ऊपर। अब ये इन्फ्लेम देखो रेड हुआ पड़ा है। अब पेशेंट आया आपके पास पेन लेके दांतों को उस साइड पे, अब ट्रीटमेंट करने के बाद ये पेशेंट ऐसा स्माइल लेके जाएगा। अभी प्रोसीजर आएगा, ये हम रबर डैम्स के करके इसको आइसोलेट करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ में ना आए। नहीं आने के बाद ये देखो हम पहले ओपन कर देंगे, ये हम पूरे ओपन करने के बाद दांत हो गया। अब इसके अंदर हम क्लीन करने ये डिसइंफेक्ट कर देंगे सोल्यूशन के साथ। सोल्यूशन आप इसके अंदर फाइलिंग करनी पड़ती है, इसको हम बोलते हैं रूट का फाइलिंग, एंडोडोंटिक फाइल। ये पल्प रिमूव करने का हम ऐसे फाइल चलाएंगे। फाइल चलाने के बाद ये इन्फेक्शन शेप क्लीनिंग एंड शेपिंग करके ये इन्फेक्शन देखो अपने आप दूर हो रहा है। ये हम गटा पर्चा यूज़ कर रहे हैं रूट फिल करने के, उसको छोड़ते नहीं है। फिर इसको हीट करके ये अंदर पैक कर दिया, उसको सील कर दिया। ऊपर से ये फिलिंग कर देगी, जैसे कंपोजिट फिलिंग कर दी, कोई फिलिंग करने के बाद फिलिंग कर दी। ये पूरा उसकी रूट कनाल ट्रीटमेंट हो गया। ये प्रोसीजर सारा रूट कनाल का ये हो गया पूरा हील, उसके जब भी इन्फेक्शन होती है। ठीक है, ऑपरेशन कुछ भी खा सकता है, वैसे समझिए। तो डॉक्टर मोनिश, हमने एक भाग के रूप में ये बात की थी कि ये तो दांतों से जुड़ी समस्याएं आपने बता दी, बहुत सारी समस्याएं रूट कनाल से लेकर के फिलिंग तक आपने बात बताई। लेकिन जब बात कैंसर की आती है, मुंह के कैंसर की, ओरल कैंसर, तो क्या मसूड़ों की जो बीमारियां होती हैं वो क्या अगर ज़्यादा फैल जाएं तो क्या वो कैंसर में परिवर्तित हो सकती हैं? जी मैम, कैंसर में तो परिवर्तित हो जाती है। अगर आप अपने चीज़ जैसे मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ कि ओरल हेल्थ इफ योर ओरल हेल्थ इज गुड, जनरल हेल्थ इज ऑल्सो गुड। ठीक है, डिपेंड्स करती है मैक्सिमम उसके ऊपर। अगर कहीं पेशेंट को स्वेलिंग हो जाती है दांतों में तो वो मैक्सिमम कई चीज़ें ऐसी होती है, कहीं के टाइप में वो कैंसर वो ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अब पेशेंट को कहीं आ रहा है, आपको उसको शार्प एज है वो, लेकिन वो ठीक नहीं करवा रहा, उसको ग्राइंड नहीं करवा रहा। ठीक है, वो शार्प एज लग लग के वो जख्म कर देता है वहाँ पे, अल्सर रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में। ये हमारे जीबी पंथ में ये देखो, ये दीज आर सम पिक्चर्स, ये ओरल कैंसर की पिक्चर्स हैं। ये जीप अंडमान की, ये अंडमान के पीपल की पिक्चर है। ये बहुत कम है, ये हार्डली 28 साल के एक लड़का था उसमें था ये बिल्कुल। ये देखिए ओरल कैंसर की पिक्चर्स हैं ये सारी। अंडमान में सबसे ज्यादा, इंडिया में मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है। ये कैंसर की वजह से ये मेन कॉमन है। या छोटे छोटे जैसे 20 से लेके 40 साल की उम्र में इतना कॉमन है कि हर दिन 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 के बार ज्यादा भी आ जाए, ऐसा पेशेंट आते ही आते हैं। तो ये कैंसर की वजह से बीमारी अपनी हेल्थ तो खराब करते हैं, लेकिन परिवार को भी हो जाएगा ना। अगर एक को कैंसर हो, पूरी परिवार को ना तो वो ढंग से खाएगा ना वो पिएगा, तो ये दिक्कत आती है फैमिली। इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितने भी दर्शक देख रहे हैं कि प्लीज़ ये जो ओरल कैंसर है ये बहुत दर्दनाक बीमारी है। प्लीज़ जो आप कोई भी आपको हैबिट है ओरल हैबिट, उसको छोड़िए और अपना स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए। अच्छा डॉक्टर, ये जो लोग खैनी, तंबाकू, पान, गुटखा जो खाते हैं, तो ये जानते हुए भी कि उन्हें मुंह का कैंसर हो सकता है, लेकिन आम भाषा में लोग जब बात करते हैं, नहीं ज़रूरी नहीं कि उन्हें हुआ था हमें भी होगा, मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों के उदाहरण उनके पास होते हैं कि नहीं उन्हें तो नहीं हुआ, हमें कैसे होगा। तो कैसे एड्रेस करेंगे आप ऐसे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो चैनी, पान मसाला, गुटखा, ठीक है, कोई सूखा जैसे भी बड़े चूने पान मसाले खाने, ये जो भी खाएगा सर्टेन एजेस में उसको कैंसर के लक्षण हो ही जाएंगे। सबसे पहले होते हैं इसकी होगी, अब बात करें अपनी ओरल सबम्यूकस प्रोब्लेम ल्यूकोप्लिक, ये तो इनिशियल स्टेजेस, स्टेज 1। उसके बाद फर्दर बढ़ती पेशेंट को क्या होगा, मुंह नहीं खुलेगा, एक अल्सर, छोटा सा अल्सर होगा, वो हम दवाई देंगे ठीक नहीं होगा, फिर हफ्ते बाद 10 दिन के बाद फिर से होगा, मेरा ठीक नहीं हो रहा। उस केसेस में हमें यही करना पड़ता है कि उसको काउंसलिंग करना पड़ता है। ठीक है, ये छोड़िए, फिर हम दवाई लिखते हैं, मलहम लिख के देंगे, कुछ भी उसको अल्टरनेटिव जो मेडिकेशंस होते हैं हम देंगे। ठीक होके पेशेंट्स आ जाते हैं, इनिशियल स्टेजेस में होंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर स्टेज बढ़ गई फिर हम उसके अगर फर्दर ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो वो फिर ट्रीटमेंट हमें और प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। उसको कंफर्म करने के लिए फिर तो हम उसकी एक पीस लेते हैं उस एरिया का जिसको जाँच करने के लिए, ठीक है, बायोप्सी बोलते हैं जिसको, वो बायोप्सी लेंगे। बायोप्सी लेने के बाद फिर हम उसको
हिस्टोपैथ अपने पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में उन पर भेजेंगे, फिर वो कंफर्म करके देते हैं कि आपको कैंसर है कि नहीं। दूसरा होता है कि हम CBCT कराते हैं, CECT करवाते हैं, उसमें कहा कि कैंसर आपका कहाँ तक फैला हुआ है, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि कैंसर कहाँ तक फैला और कौन सी स्टेजेस में। कई बार कंफर्म हो, कई बार हमें पेट स्कैन पड़ता है, वो फिर आपको मेल एंड में जाके करवाना पड़ता है कई बार। तो ये कैंसर ये बहुत हानिकारक है, मैं बार बार बोलूँगा, प्लीज़ 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 ये जो भी आपको ओरल हैबिट है उसको छोड़िए और अपना एक स्वस्थ जीवन की तरफ ध्यान दीजिए। तो ये तो एक बहुत बड़ा कारण आपने बताया कि ये खैनी, पान, तंबाकू, गुटखा ये कहीं ना कहीं आपके मुंह के कैंसर का कारण बन सकता है। इसके अलावा और कौन कौन से कारण हैं? अगर आपका मैम शार्प टूथ हो, जैसे मैंने बोला, वो आपको बार बार पिंच कर रहा है, तो भी कहीं वो इसका, जैसे हमारे पे यहाँ पे सुपारी बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, अरेका नट बोलते हैं इसको। अरेका नट क्या होता है, ये मेन कॉज होता है हमारे ओरल कैंसर में। खाएंगे ये हमारे फाइबर्स मुंह वो सख्त कर देता है, फाइबर्स बैंड होते हैं ना, वो बन जाता है, उसमें मुंह नहीं खुलता पेशेंट्स का, बिल्कुल बंद हो जाएगा। पहले जैसे नॉर्मली हमारी 4 फिंगर्स जानी चाहिए ओरल कैविटी में सीधे स्ट्रेट, 3 जाएंगी, 3 क्या 2 जाएंगी, 2 के बाद 1 जाएगी, फिर वो एकदम ऐसा दिन आएगा वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। फिर वो आते हैं हमारे पास, जब हम देखते हैं तो उनकी बक्कल सरफेस पे या इंदर वाली सरफेस पे या टंग के ऊपर कोई ना कोई लीजन बड़ा होता है, तो फिर वो सही टाइम पे अगर इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये हो जाता है ट्रीटमेंट। अगर नहीं ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये बढ़ेगा ही, और ये कैंसर के बाद लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है। ठीक है, जैसे ये पेशेंट्स है कुछ हमारे, ये तो रिसेंटली है, तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, अभी फिर से मैं बोलूँगा, प्लीज छोड़िए और अपनी तरफ और अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दीजिए। तो ये कैंसर, क्या मुंह का जो कैंसर है वो क्या ठीक हो सकता है या इससे जान जाने का खतरा? ठीक तो होता है, अगर आप इनिशियल स्टेज में आएंगे ठीक हो जाएगा। कैंसर एक टाइप का नहीं होता है, कैंसर भी 2 टाइप के होते हैं, मैलिग्नेंट और बिनाइन। अगर मैलिग्नेंट में ओरल कैंसर, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, ये मैलिग्नेंट है, और एक ये जो हमारा जो मैलिग्नेंट बिनाइन है, एक बिनाइन ट्यूमर तो हमारे ठीक हो जाते हैं। अगर मैं इसकी लिस्ट में वेरिकोसिस कार्सिनोमा, स्पिंडल कार्सिनोमा, फाइब्रोमा, कपोसी सार्कोमा, बर्किट लिम्फोमा, बहुत सारे कैंसर हैं ऐसे, न्यूरोफाइब्रोमा, ये सब कैंसर के टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये कर नाम लेना हो, इसकी लिस्ट ही पूरी इतनी लंबी हो जाएगी, मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा, बस जितने मैंने बताए थे। तो ये कॉमन जो मेनली जो अंडमान में कॉमन है वो है हमारा ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। कैंसर इतना है कि आपकी मेटास्टेसिस हो गया मुंह से गले में, गले से यहाँ पे, फिर ये पूरा ऑपरेशन करके फिर तरीके होते हैं इसको फिर ठीक करने के। लेकिन ये है कि और कैंसर के बाद पेशेंट की जो खाने पीने का तरीका है वो इतना सही नहीं रहता, और हीलिंग होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कई बार रीअकरेंस के भी चांसेस होते हैं, रीअकरेंस के चांसेस होने की वजह से फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फिर से सारा फॉलो करना पड़ता है। इसलिए प्लीज़ दर्शकों इन चीज़ों को छोड़िए और अपनी तरफ ध्यान दीजिए। तो इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है? इन चीज़ों के बारे एक तो मैम काउंसलिंग फैमिली के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। अगर घर पे आपको कोई भी खा रहा है ना, उसको मना कीजिए। ठीक है, काउंसलिंग करने सबसे डॉक्टर के पास आएगा, डॉक्टर के पास 10-15 मिनट मैक्सिमम आधा घंटे तक आएगा, वो तो डॉक्टर उसको समझा देगा। लेकिन डिपेंड करता है उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड सर्कल, ये सारे डिपेंड करते हैं कि वो कैसे उसको ठीक करना है। वो उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसके तरफ ध्यान देंगे, तो एक पेशेंट तो दूर करने की वही हेल्प कर सकते हैं इनको दूर करने की। बाकी इसकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है, बाकी जो अल्टरनेट प्रोसीजर्स होते हैं, कई जो जैसे कहीं को आदत होती है तो चिंगम्स ले सकते हैं, चिंगम्स ले करके तो अपना अल्टरनेटिव ऑप्शन यूज करके तो ठीक हो सकता है। निकोटेक्स ले सकते हैं, जैसे कहीं को आदत होती है स्मोकिंग वगैरह, तो दूर करने के लिए मैक्सिमम ये है इसका अल्टरनेटिव। ये तो अगर सावधानियां रखने की बात करें तो इसकी पहले सबसे बड़ी सावधानी है कि अगर आपको वो चेकअप करवाएं, सबसे पहले कोई भी अल्सर है आपके मुंह में, जैसे आपको शार्प दिख रहा है, चेक करवा लीजिए, उसका हो जाता है वो ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप कोई भी ये खा रहे हैं, चैनी जो भी आपने गुटखा वगैरह कुछ भी पान मसाला, ये छोड़ने की प्रयास कीजिए, छोड़ देंगे तो ठीक हो जाएगा। तीसरी चीज़, अगर आपका मुंह कम खुल रहा है, हमारे पास आइए, हम चेक करके बता देंगे आपको कि क्या इसका प्रोटोकॉल क्या आपको है। ये थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप, तो आप बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि आपको ओरल कैंसर है कि नहीं है, वो इससे कंफर्म हो जाता है। बाकी मेन का जो फाइनल कंफर्मेशन है वो तो बिopसी से लेके ही होती है, उसमें पता चल जाता है कि आपको है कि नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं हम बड़ों को तो समझा लेते हैं कि ठीक है ये ना खाइए, वो ना खाइए, सावधानियां रखिए, और अगर थोड़ा बहुत अगर आप इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो बच्चों में ये चीज़ें ना हो, डेंटल जो कैविटीज़ ना फैलें, उसके लिए परिवार की क्या जिम्मेदारी बनती है? परिवार की जिम्मेदारी ये बनती है कि पहले बच्चों को मिठाई कम से कम खिलाइए। मैं ये नहीं कह रही नहीं खिलाइए, खिलाइए। खिलाने के बाद उनको माउथ वॉश
या ब्रश जरूर करवाइए। दिन में 2 बार ब्रश जरूर करवाना चाहिए। और ब्रश करने के लिए उनको बोलिए थोड़ा थोड़ा 45 डिग्री अपने मसूड़े और अपने दांतों में एक एंगल बनाइए और सीधे ऊपर नीचे और देन रोलिंग अंदर बाहर दोनों साइड, ताकि और ब्रश करने ज़्यादा हार्डली 1 मिनट से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए आजकल के, तो करके तो हो जाता है। पेरेंट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि रात को जब बच्चा सोता है खाना खाने के बाद उसको ब्रश जरूर कराना चाहिए। हैज़ पर द बुक आर्टिकल सब कुछ जितने भी हम पढ़ाई गए उनमें लिखा गया है कि बिफोर गोइंग टू बेड एंड आफ्टर हैविंग मील, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद और रात को सोने से पहले कि आपको ब्रश करना ही करना है। ये हैज़ पर, बट मैक्सिमम पेरेंट्स और पेशेंट्स क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद रात को तो करते ही करते हैं, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो उठने के साथ ही ब्रश कर लेते हैं। आइडली पहले ऐसे ही होता था, लेकिन जो न्यू फॉर्म है, जो न्यू रिकमेंडेशन आई है, जो न्यू है, उसमें ये लिखा गया है कि आपको ब्रेकफास्ट सुबह रिंस कर लो आप नॉर्मली पानी से, ब्रश कर, क्योंकि रात को आपने किया होता है, ओरल कैविटी तो क्लीन होगी आपकी, तो जब आप ब्रेकफास्ट कर लेते हो ब्रेकफास्ट करने के बाद आप ब्रश कीजिए, ताकि वो सारा दिनचर्या आपकी चलनी उसी हिसाब से, तो उस हिसाब से आपका वो होगा कि आप जो भी खाएंगे एटलीस्ट कैविटी को जो भी होगा, क्या बोलते हैं, दांत के ऊपर लेयर जो फ्लोरिडेटेड बनी रहेगी, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट से ब्रश करना आपने। अच्छा, जैसे एज बढ़ते जाती है जब, तो दांतों में अक्सर देखा गया है कि पीलेपन की शिकायत बनी रहती है और दांतों में दूरियां बढ़ जाती हैं, गैपिंग हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है और क्या इस समस्या से निजात पाया जा सकता है? निजात पाया जा सकता है मैम, इसे एक्चुअली ये नेचुरल फेनोमेना है, ठीक है। अगर किसी जैसे अब हम बात करें किसी पेशेंट की बात करें, वो ऐसे ऐसे एज बढ़ रही है उसकी, तो ये बढ़ने क्या होता है, उसमें गैप आना, ये नेचुरल फेनोमेना है, इसको हम कोई वो नहीं कर सकते। जैसे कहीं पेशेंट में दांत निकल जाता है, जब पेशेंट में दांत निकल गया है तो अगर किसी में एक दीवार की बात कर रहे हो, तो अगर उस दीवार में से एक सुराख हो गया तो साथ वाली जो उसकी ईंटें हैं वो कमजोर तो पड़ेंगी ना, कमजोर उसको इजीली हो जाता है। वैसे अगर दांत सेंटर से आपका दांत एक निकल चुका है तो जो साथ वाले जो दांत है वो ऐसे एक दूसरे की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब माइग्रेट करते हैं वो एक मंथली या ईयरली, उसको सालों लग जाते हैं माइग्रेट करने में। जब माइग्रेट करते हैं वो दांत भी आपस में लूज हो जाए, जब ऐसे लूज किए उनकी जड़ें भी लूज होती हैं, तो जब जड़ें लूज होगी तो वो हिलना करना शुरू कर जाते हैं। ये सालों लग जाते हैं इस प्रोसेस को, बट ये होता ऐसे ही है, माइग्रेट करेंगे और वो दांत लूज हो जाएंगे। और जैसे आपने बात की पीलेपन की, पीलेपन ये डिपेंड करता है आपकी डाइटरी पे, स्टिकी फूड ले रहे हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, नॉन वेज ले रहे हैं, ये मेन फैक्टर होते हैं, स्टिकी फूड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये पीलापन आ जाता है। अब पीलेपन को दूर करना कैसे करना है, एक तो आप ब्रश कीजिए, जैसे मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, 2 बार। दूसरी चीज़, अगर आपको परमानेंट करना है तो इसका एक ब्लीचिंग प्रोसीजर होता है, ब्लीचिंग करवाने से क्या होगा, आपके दांतों की जो पीलापन है वो दूर हो जाएगा, वाइटिश आ जाता है उसमें। ये जो मेन वाला, इसको हम पीलापन दूर कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो विजडम टूथ की बात करते हैं, अगर अकल दाढ़ की बात करें, तो क्या ये हमेशा निकलवानी चाहिए? विजडम टूथ तब तक आपको निकालना चाहिए जब तक आपको वो मुंह में ओरल कैविटी में कोई नुकसानदायक नहीं पहुंचा रहा है। अब विजडम टूथ डिपेंड करता है कि वो आप टेढ़ा है, सीधा है, पीछे की तरफ है, क्या है। और विजडम टूथ निकालने की ये इजी निकालना फिर जरूरी होता है। किसी को स्वेलिंग हो गई है, किसी को अल्सरेशन कर रहा है, तो हम विजडम टूथ निकाल सकते हैं। विजडम टूथ निकालने से पहले एक्सरे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विजडम टूथ के नीचे हमारी मैंडिबुलर नर्व होती है और नर्व हमें जरूर बचानी चाहिए। अगर नर्व को इंजरी हो जाए तो फिर क्या पेशेंट को मुंह खोलने में या कुछ नमनेस में ऐसा हो सकता है, बट एक्सरे करवा के उसकी पोजीशन देकर विजडम टूथ आराम से निकल जाता है और इसमें कोई वो नहीं है। विजडम टूथ निकालने में कोई बॉडी को हैम्पर नहीं होता है, जस्ट लाइक नेल्स से वो हमारे होते हैं, जस्ट लाइक अपेंडिक्स। जैसे ये हमारी बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वैसे विजडम टूथ भी हमारी ओरल कैविटी में किसी काम नहीं आता है। इसको जब भी आपको कोई पेन दे रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो इसको निकलवा दीजिए, कोई इशू नहीं है। हमारे जो आगे वाले दांत हैं मेनली खाने में वही काम आते हैं, विजडम टूथ हमारा इतना काम नहीं आता खाने में। तो अगर ऐसे दांत ना निकाले जाएं तो क्या नई परेशानी आ सकती है? नई परेशानी आएगी तो स्वेलिंग हो जाएगी पेशेंट को, जो कि हड्डी में इन्फेक्शन होगी, हड्डी में इन्फेक्शन स्वेलिंग हो जाएगी, तो फिर उसका कई बार होता है फिर पूरा ही जनरल एनेस्थीसिया में कई केसेस में जनरल एनेस्थीसिया देके फिर दांत निकालना पड़ सकता है। तो इसलिए बेटर ये हो जाएगा कि अगर आपका पेशेंट में पेन है, स्वेलिंग है, जैसे एडजेसेंट टूथ को हार्म कर रहा है, ऐसे लेटा हुआ सामने वाला दांत ऐसे उसके ऊपर कैरीज कर रहा है, तो वो निकलवा के इस दांत का आगे वाला रूट कनाल करवा सकते हैं। जी। तो जब सर्जरी जब ये अकल दाढ़ की सर्जरी जैसी चीजें होती हैं, तो एक मरीज को क्या ध्यान देना आवश्यक है और एक विशेषज्ञ को? देखिए मैम, जो अगर तो आपका दांत सीधा है, सीधा दांत है, तो नॉर्मली विदाउट सर्जरी वो आ जाएगा बाहर आपका। अगर वो टेढ़ा पड़ा है तो एक माइनर सर्जरी होती है, वो डेंटल चेयर भी हम कर देते हैं, पता भी नहीं चलता पेशेंट को, वो पूरा सुन पड़ा होता है,
सुन पड़ने से बस उसकी माइनर सर्जरी कई केसेस में उसमें स्टिचेस नहीं लगाने पड़ते हैं, कई केसेस में स्टिचेस लगाने पड़ते हैं। तो ये नहीं है कि सर्जरी आपको पूरा बेहोश करना पड़ेगा, आपका ये हो जाएगा। सिर्फ आपको वो उस जगह को एनेस्थाइज करने के बाद आपको वो हम नॉर्मली दांत निकाल सकते हैं उस जगह पे। तो वो स्पेशलिस्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स, वो ही निकाल सकते हैं। और नॉर्मल जनरल डेंटिस्ट के केसेस में निकाल सकते हैं। डिपेंड्स करता है दांत की पोजीशन, दांत का कैसा स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अच्छा, जो आजकल जैसे आपने टेढ़े मेढ़े दांतों की बात की, तो जो आजकल के बच्चों में देखा जाता है कि बहुत से बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो क्या इनके लिए कोई पर्टिकुलर एज जो है वो निर्धारित की गई है कि इस एज के बाद ही उन टेढ़े मेढ़े दांतों को सही किया जाए? नहीं तो कहा जाता है कि आंखों पर असर पड़ता है, ये चीज़ें हो सकती है, सर्जरी न करवाएं या दांत नहीं निकलवाएं। ये मैम एक ना मिथ है बहुत बड़ा कि दांत निकालेंगे तो हमारी आंखें कमजोर हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पुराने जमाने में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ये होता है। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि पेरेंट्स बच्चों के आजकल के टाइम पे बच्चे भी अपनी स्माइल्स को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। तो इस केसेस में क्या है कि पेरेंट्स भी होते हैं कि मेरे बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, उस केसेस में हम बोलते हैं ऑर्थो ट्रीटमेंट। उसके लिए एक स्पेशलिस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। उनका होता है, उनका काम होता है कि बच्चों के दांतों में ब्रेसेस लगाना। आजकल के और भी नए तरीके होते हैं, विदाउट ब्रेसेस भी हो जाते हैं। तो उनमें क्या होता है कि एक एज होती है, एक मिक्स्ड डेंटिशन होती है, और एक मिक्स्ड डेंटिशन के जिसमें आपके डेसिडस उनके बचपन के दांत जिसको हम बोलते हैं मिल्की टीथ वो, और दूसरे होते हैं हमारे ये परमानेंट टीथ, इसको हम मिक्स्ड डेंटिशन बोलते हैं। ये होती है हमारी 9 से 11 से 15 साल तक। उससे 14 से 15 साल तक वेट कीजिए नॉर्मली, मैं तो ये रिकमेंड करूँ 14-15 साल तक वेट कीजिए। उसके बाद देखिए जो आपके डेसिडियस टीथ आते हैं जिसको मिल्की टीथ बोलते हैं, वो जब जड़ जाएंगे उसके बाद आप अपना परमानेंट जो होते हैं ट्रीटमेंट जब आ जाएंगे, फिर उसके बाद ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट अगर रिक्वायर्ड है। आजकल छोटा सा ही गैप होता है तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर यही रिकमेंड कर अभी गैप बड़ा छोटा है, अभी इसके दांत निकलने दो। जब वो दांत निकल प्रॉपर आते हैं अपनी शेप लाइन में, तो गैप वो बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली बंद होता है। ये एक नेचुरल फिजियोलॉजी का प्रोसेस होता है। तो वेट कीजिए टिल 15 ईयर्स, अगर नहीं होता तो एक बार ऑर्थोडोंटिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको बेटर गाइड कर देगा। फिर उसको बता सकते हैं कि हम कि इसमें लगेंगे ब्रेसेस कि नहीं लगेंगे, वेट करना कि नहीं करना। ये सब कुछ डिपेंड आपको करता है बच्चे के ग्रोथ के ऊपर। मैक्सिमम चीजें बच्चों की ग्रोथ और टूथ ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। दांतों में जो मुंह में जो सलाइवा होता है, सलाइवा की क्या भूमिका है? सलाइवा ये क्या मैं बोलूंगा कि ये नेचुरल क्लींजर है दांतों के लिए। ये देखो जिसकी सलाइवा की क्या होता है, ये नेचुरल किचन टूथ को क्लीन करने का, ठीक है। कोई भी फंसा होगा दांत में, कोई चीज फंसी है, ओरल में जैसे फ्लो हो इसका, अगर किसी का फ्लो अच्छा ना, उसमें डेंटल केरीज होने की चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो अगर पेशेंट का सलाइवा फ्लो अच्छा है तो उसमें डेंटल केरीज होने के कम चांसेस होते हैं। और जिसमें पेशेंट में सलाइवा कंटेंट कम है उसमें देखना हमेशा डेंटल केरीज ज्यादा होंगी, उसमें बैड ब्रीथ भी आएगी। बैड ब्रीथ आने की वजह से उसके और भी बड़े सिम्टोमेटिक चीजें होंगी, दांत सड़ जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, हर जगह केरीज ही केरीज हो जाए। इसलिए अपने क्या मैं ये बोलूँ कि अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए, पानी हमेशा पीना चाहिए आपको, ताकि आपका सलाइवा का कंटेंट भी अच्छा रहे और सलाइवा का फ्लो भी अच्छा रहे। जी। अच्छा डॉक्टर मोनीश, जब कोई हार्ट पेशेंट आपके पास आता है तो ज़रूरी है कि उसके दांतों में ऐसा इन्फेक्शन हो चुका है कि उसे दांत भी निकलवाने हैं, और एक तरफ आप देखते हैं कि वो हार्ट पेशेंट भी है, तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं उसके लिए। तो आगे चलकर ऐसे पेशेंट्स में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? मैम हार्ट पेशेंट्स को मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि उनके जो अगर आपको थोड़ा सा इशू आ रहा है ना, तो एक बार आप चेक करवा लीजिए। अगर पेशेंट को बहुत हमारे पास पेन के लिए आया, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, तो उसको हम पहले एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्टिक देते हैं ताकि उसकी स्वेलिंग कम हो, उसका पेन कम हो। फिर हम उसे बोलेंगे कि अपनी जो ब्लड थिनर रहेगा, हार्ट पेशेंट में मैक्सिमम इकोस्प्रिन जिसको हम एस्प्रिन बोलते हैं वो लेता ही लेता है, तो हम उसको बोलेंगे मिनिमम आप 3 to 5 डेज बंद करके आइए, ताकि पोस्ट जब हम एक्सट्रैक्शन करेंगे उसका कॉम्प्लिकेशन ना आए। हम कर दें एक्सट्रैक्शन उसकी ब्लड थिनर भी, तो कई केसेस में अगर खून रुकेगा नहीं, फिर हमारे पास वो मुंह में इतना लेके आएगा, फिर हमें फिर उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज करना पड़ता है। फिर उसे हेपरिन विटामिन के देकर उसे ब्लीडिंग स्टॉप करनी पड़ती है, लोकल एनेस्थीसिया पैक रहेगा उसे। ऐसा रिस्की नहीं होता, हो जाता है, बट कई केसेस में बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, तो इसलिए हम उसको यही बोलते हैं कि अगर आप में है कोई कॉम्प्लिकेशन तो बता दीजिए। इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि अपनी मेडिकल हिस्ट्री या कोई भी पुरानी हिस्ट्री, डेंटल हिस्ट्री नहीं छुपानी चाहिए, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट सही लाइन में चले।
अब एक सवाल आता है कि जो लोग अपने दांतों को अपने चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए दांतों को निकलवाते हैं या दांतों के एंगल्स को चेंज करते हैं, वो कितना हार्मफुल है? देखो मैम, नेचुरल इज ऑलवेज नेचुरल, मैन मेड इज ऑलवेज मैन मेड। नेचुरल चीज़ हमेशा लाइफ लॉन्ग चलती है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो मैन मेड होगी क्या पता वो चले, उस पर क्वेश्चन मार्क है ना, क्या पता चले नहीं चले। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि अलाइनमेंट करवाना या कुछ करवाना ठीक है, बट रिड्यूस करवाना वो ऑर्थोडोंटिस्ट करके अलाइनमेंट करके आपकी स्माइल ठीक कर देगा। बट रिड्यूस करवा के कुछ करवा के अगर आपकी स्माइल ऐसी अच्छी है तो डेट इज बेस्ट। अगर आपको चाहते हो कि आप करवाना तो विदाउट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर, किसी अच्छे डॉक्टर से अच्छी जगह पे जाके तो आप नहीं करवाइएगा। उसके लिए भी अलग प्रोसीजर होते हैं। कई पेशेंट वीनर्स करवाते हैं, कई पेशेंट लैमिनेट्स कराते हैं, डिपेंड करता है। कई पेशेंट अपने क्राउन करवा देते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कैसा और हमें दांतों का क्या बोलते हैं अलाइनमेंट कैसी है। स्ट्रक्चर और अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मैं फिर से यही बोलूँगा कि नेचुरल इज ऑलवेज नेचुरल। तो डॉक्टर मनीष, दांतों में ऐसी स्थितियाँ पैदा ही ना हो और हमारे दांत मजबूत रहें, ऐसे में लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि ब्रश दिन में 2 बार कीजिए, फ्लॉस कीजिए, ठीक है। सोने से पहले जरूर ब्रश कीजिए, दिन में 1 और फ्लॉस जरूर कीजिए। माउथ वॉशेज है तो वो जरूर कीजिए। और पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा अपने बच्चों की ओरल हेल्थ के ऊपर बिल्कुल ध्यान दीजिए। और मैं बाकी जितने भी अंडमान के लोग हैं उनके आगे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी ओरल हैबिट है प्लीज़ उसे छोड़िए और अपनी स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दीजिए। धन्यवाद। तो डॉक्टर मनीष, आप कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, वैसे तो डॉक्टर साहब ने इतनी सारी जानकारी दी। अपने दांतों का आप ख्याल रखें और जब भी कोई ऐसी समस्या आए तो डॉक्टरी जो परामर्श है वो ज़रूर लें। और अब जाने से पहले बता दें, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर अब सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अब आप हमारे कार्यक्रम कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो करें @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। और इस वक्त आप हमें YouTube पर लाइव देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। इस प्रोग्राम से संबंधित यदि कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो कृपया इस पते पर लिखें, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, दिलानेपुर, हेड ऑफ पोस्ट 744102। हमारा ईमेल ID है hopddkportblayer@gmail.com। और अब डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम से चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।